हेलो फ्रेंड्स। जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से कुछ ट्रबल चल रहा है काफ़ी दिनों से, और 80 जाने वहाँ पे अभी तक जा चुके हैं। तो हम डिस्कस तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का टॉपिक करने वाले हैं, लेकिन इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे कैसे कश्मीर का इंटीग्रेशन हुआ इंडिया के अंदर। तो इसमें वैसे तो पढ़ने को बहुत कुछ है, कुछ भी डिटेल से कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन हमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। हमें से आएगा तो सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, और इसके लिए रेलेवेंट जो भी हो वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, जम्मू कश्मीर क्यों इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर एरिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर, मैंने पहले भी ये डिस्कस किया था, एक इंडिया के सेकुलर मॉडल को सही ठहराता है। देखिए, पाकिस्तान हमेशा से यह तर्क देता कि टू नेशन थ्योरी का तर्क देता था। वो मुस्लिम्स पाकिस्तान में रहेंगे और हिंदूज इंडिया में रहेंगे, और नेहरू और हमारे जो इंडिपेंडेंट लीडर्स थे उन्होंने हमेशा कहा कि नहीं, हमारा इंडिया सेकुलर रहेगा, कोई भी कम्युनिटी कोई भी धर्म का लोग यहां पर बिल्कुल आराम से रह सकते हैं। तो कश्मीर अभी उसी टू नेशन थ्योरी के लिए एक आर्टिकल जो हमने पढ़ा था, सिंबोलिज्म की लड़ाई भी है वहां पर। ठीक है। तो दूसरा एक लोकेशंस है, बॉर्डर एरियाज है, इसलिए ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो 3 स्टेट्स ने इंडिया में आने के लिए एक बार से हेजिटेशन दिखाई थी, और उनका पेनफुली इंटीग्रेशन रहा, यू कैन से दैट। एक था हैदराबाद, हैदराबाद के में हमने हमारी पुलिस फोर्सेस भेजी थी, आपको याद होगा। दूसरा था जूनागढ़, जूनागढ़ में रेफरेंडम हुआ था। और तीसरा कश्मीर। देखिए, इन तीनों में प्रॉब्लम क्या है, जो जूनागढ़ और हैदराबाद है, खास करके हैदराबाद, ये तो बॉर्डर एरिया नहीं था पाकिस्तान का। जूनागढ़ में फिर भी सी से कुछ कांटेक्ट हो सकता था, लेकिन कश्मीर तो डायरेक्ट बॉर्डर, लैंड से डायरेक्ट कनेक्टेड है पाकिस्तान का, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएटेड है, पाकिस्तान के द्वारा टेररिज्म फैलाता है। अब हम ये पूरा कंटेक्स्ट डिस्कस करते हैं कैसे हुआ। हमें आजादी मिली 1947 में। तो वहां पे राजा थे उस टाइम पे, राजा हरि सिंह। तो उन्होंने क्या कहा, देखिए अंग्रेजों ने क्या कहा था, अंग्रेज इन प्रिंसेस को इस बात पे छोड़ के गए थे कि आपकी मर्जी है, आपको कोई भी डोमिनियन स्वीकार कर सकते हैं। तो इन्होंने वक्त मांगा, महाराजा हरि सिंह ने कहा मुझे वक्त चाहिए। अभी उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर साइन किए, यानी देखिए अभी मैं कोई भी देश, ना इंडिया ज्वाइन कर रहा हूं ना पाकिस्तान ज्वाइन कर रहा हूं। ये बात है 15 अगस्त 1947 की। उन्होंने कहा मुझे वक्त चाहिए, और अगर किसी का अटैक हुआ, कोई भी मेरे पे इन्वेजन होता है, तो मैं बाद में डिसाइड करूंगा एक्सेशन के बारे में। और हुआ क्या, वही हुआ। पाकिस्तान के ट्राइबल यानी कबीलाई इलाके से ट्राइबल्स ने कश्मीर में अटैक कर दिया, इन्वेजन कर दिया। तो यहां पे देखिए तीन इंपोर्टेंट 1947 में इवेंट्स हुई। ये देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहले तो वहां पे ट्राइबल इन्वेजन हुआ, और दूसरा वहां पे हुआ बारामूला मस्केर। अभी मैं बताता हूं आपको बारामूला मस्केर है क्या है। और वहां पे हुआ पूंछ क्राइसिस। ये इससे आपको याद रह जाएगा ये मैप बनाने से। अब ये 3 इवेंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्राइबल इन्वेजन हो गया। ट्राइबल इन्वेजन क्यों हुआ, जब महाराजा हरि सिंह वहां पर रूल कर रहे थे तो वहां पे कुछ मुस्लिम्स के साथ अत्याचार हुआ, यानी यू कैन से दैट सम काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हैपेंड विद द मुस्लिम्स देयर। सो अगेंस्ट दिस द ट्राइबल सेड दैट वी आर गोइंग टू कश्मीर टू प्रिवेंट द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स इन द पूंछ। उन्होंने कहा कि पूंछ में मुस्लिम्स के राइट्स की रक्षा के लिए हम वहां पर जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान के ट्राइबल्स इलाकों से मुस्लिम्स आने लगे पूंछ की तरफ, यानी हमारे कश्मीर की तरफ आने लगे। और देखिए, तब कश्मीर पूंछ में आने लगे वो सारे के सारे, लेकिन हुआ क्या, बारामूला रास्ते में पड़ता है, और उनका मेन मकसद था कश्मीर की तरफ। जो उनका मेन एम था कश्मीर की तरफ आना, यानी कश्मीर को जीतना। यानी पूंछ तो एक बहाना था, आप कह सकते हैं, लेकिन उनका मेन मकसद तो कश्मीर को जीतता था। रास्ते में पड़ता है बारामूला। कश्मीर से बारामूला की दूरी बहुत कम है, 53 माइल्स, शायद चेक कर लीजिएगा, बहुत कम है। और बारामूला में क्या हुआ, ये एक फैक्ट है। बारामूला में इन्होंने क्या किया, वैसे ट्राइबल्स आए तो थे ये कश्मीर को आजाद करवाने, बारामूला में ये रेप, प्लंडर, इन सब चीजों में पड़ गए। यानी उन्होंने अपना वक्त यहां पर बिताया, और इसी वजह से देखिए ये भारत का, यू कैन से दैट इट वाज आवर लक। इन्होंने, ये ट्राइबल्स इलाके थे, इन्होंने बारामूला में रेप, प्लंडर, इन सब में 2 फायदे हुए। एक तो टाइम खराब हो गया इनका यहाँ पे बारामूला में, दूसरा यहाँ पर इनकी इमेज भी खराब हुई। यानी जिनका रेप या जिनकी दुकानें या फिर जो कुछ भी लूटपाट इन्होंने मचाई थी, वहां पे मुस्लिम्स भी थे। इसीलिए उस टाइम पर जो माहौल था, अभी की छोड़िए, उस टाइम पर माहौल एक हिसाब से प्रो इंडिया हो गया था इन ट्राइबल्स के अटैक के कारण बारामूला में, जो इन्होंने वहां पे लूटमाट और रेप किया था। और ये इंडिया का लक था कि कश्मीर तक नहीं पहुंच पाए थे, ये बहुत नजदीक आ गए थे कश्मीर के। देखिए, अब इंटरेस्टिंग बात है, यहां पर हुआ क्या, अब ये पहुंच गए यहां पर बारामूला तक पहुंच गए।
अब महाराजा हरि सिंह वो तो डर गए, ये तो जीत लेंगे, कश्मीर इनके पाकिस्तान के पास चला गया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी। तो उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी तो माउंटबेटन ने, उन्होंने माउंटबेटन उस टाइम पे आपको याद होगा लास्ट गवर्नर थे, वो इंडिपेंडेंट जो आजाद भारत थे उसमें भी हमारे गवर्नर थे, यानी थे नेहरू के साथ जुड़े हुए थे वो आखिर तक। अच्छा हुआ क्या, माउंटबेटन ने नेहरू को सलाह कीजिए आप एक बार जम्मू कश्मीर में अपनी सेना मत भेजिए, उनको हेल्प मत प्रोवाइड कीजिए जब तक महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन नहीं करते। तो क्या हुआ, महाराजा हरि सिंह ने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जैसे ही उन्होंने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन किया तो ये इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अब कश्मीर हमारा है, तो यानी हमें अब कश्मीर पे कोई भी एनिमी है तो हमें हमारे कश्मीर की रक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन दिक्कत उस टाइम पे क्या थी, मिलिट्री एक्शन हम ले नहीं सकते, देश नया नया आजाद हुआ, ना तो हमारे पास रिसोर्सिस थे, ना नेहरू की वहां पे वो मिलिट्री की तरफ ज्यादा रुझान था। और उस टाइम पे माउंटबेटन जो बिल्कुल गलत राय देते थे हमेशा, नेहरू ने उस टाइम पर अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, सबसे बड़ी गलती वो थी, उन्होंने क्या किया, कश्मीर इशू को वो यूएन में ले गए। दैट वाज द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ नेहरू, जिसका आज भी उसी कारण से, अगर वो यूएन में ना जाता तो आज कोई प्रॉब्लम होती ही ना। तो एक यूएन में वो गया, तो यूएन में देखिए जो पाकिस्तान, जो यूएसए और ब्रिटेन थे, उन्होंने तो पाकिस्तान का ही सपोर्ट किया। उनको यूं लगता था कि देखिए उस टाइम पे कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, यानी कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी थी यूएसए की, कम्युनिज्म लड़ाई थी यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी, इन दोनों के बीच में फाइट चल रही थी और पूरी दुनिया में अड्डे खोज रहे थे ये। तो यूएसए को ये लगा कि पाकिस्तान के रूप में एक पूरे साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तान एक हमारा सही अड्डा होगा, मतलब सिंपल टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूं ये। तो इसलिए उन्होंने इसी का सपोर्ट किया। इसी इशू से जो सिंपल सैंपल कश्मीर हमारा हो सकता था सिंपली बिल्कुल आसान ढंग से, वो कश्मीर का इशू यूएन की वजह से पूरा इंटरलाइजेशन हो गया इसका, यानी पूरी दुनिया में छा गया, जिससे पाकिस्तान आज भी ये कहता है कि हम कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करेंगे। ये नेहरू की गलती थी। उसके बाद क्या हुआ देखिए, चलो हो गया, सारा कबाड़ा कर दिया नेहरू ने। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ 1948 में शेख अब्दुल्ला के बारे में आपको बता देता हूं मैं थोड़ा। शेख अब्दुल्ला उस टाइम पर थे, पीएम थे, जब बहुत ही पॉपुलर लीडर थे और उन्होंने पीएम के रूप में शपथ ली उस टाइम पे 1948 मार्च में। उस टाइम पे वो प्रो इंडिया थे, बिल्कुल प्रो इंडिया थे उस टाइम पे ये। तो देखिए ये उस टाइम पर जब जैसे ही पीएम बने तो ये काफी बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। किन कारणों से वो पॉपुलर थे, इसके दो तीन रीजन हैं। एक तो उन्होंने वहां पे एग्रीकल्चर रिफॉर्म चलाए थे, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर रिफॉर्म चलाए थे यहाँ पे। यानी देखिए कश्मीर में क्या थे, जो सारी जमीनें थी यानी लैंड था वो था हिंदू लैंडलॉर्ड्स का लैंड था वहां पे, और जो पीजेंट्स थे वो मुस्लिम्स थे। इन्होंने क्या किया, हिंदू लैंडलॉर्ड्स का लैंड लिया और सारे मुस्लिम्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो वहां के जो मुस्लिम थे, लोकल पॉपुलेशन थी, वो काफी खुश थी इनसे। एक लैंड सीलिंग भी इन्होंने की, यानी 22 एकड़ से ज्यादा कोई लैंड रख नहीं सकता था, तो इसका भी मुस्लिम्स खुश थे, यानी लोकल पॉपुलेशन खुश थी वहां पे। और इन्होंने जो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म होता है उसको भी खत्म कर दिया। देखिए 75% था पहले लैंडलॉर्ड के पास में, 25% था पीजेंट के पास में। इन्होंने उल्टी कर दी रेशो, 25% कर दी इन्होंने कर दिया लैंडलॉर्ड के पास में, 75 कर दिया पीजेंट के पास में। तो इन्होंने उल्टा कर दिया। इन सभी रीजंस की वजह से काफी खुश थे यहाँ पे। एक और जो तीसरा वहां पे पॉइंट निकल कर आया उस टाइम पर, वो था प्रजा परिषद। ये प्रजा परिषद क्या था, प्रजा परिषद एक ऐसी मूवमेंट थी जो डोगरा के रूल को, देखिए डोगरा का रूल था वहां पे पुराना 1830 में, ये डोगरा के रूल को दोबारा से इस्टेब्लिश करना चाहती थी इस जम्मू कश्मीर रीजन में। ये प्रेमनाथ डोगरा नाम के एक व्यक्ति थे, प्रेमनाथ डोगरा, इन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखिए जो उस टाइम पर शेख अब्दुल्ला थे वो बहुत ज्यादा प्रो इंडियन थे, यानी उन्होंने जब ये मई में आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, तो उसी को तो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंस को एक सेलिब्रेट करते थे। वो चाहते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी एक हो, रिकनसाइल हो। उस टाइम की बात है, लेकिन बाद में उनके विचार देखते हैं आप कैसे चेंज होते हैं। देखिए अब नेहरू ने क्या किया, नेहरू ने अपनी पहली मिस्टेक को दूर करने के लिए और भी मिस्टेक्स करी। यहाँ पे 3 मूवमेंट्स हैं, इन ऐसे समझाता हूं आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे है 370 आर्टिकल, ये डिस्कस करना उस टाइम पे दिया गया था। एक है यूएन स्टेट, यूएन ने प्लेबिसाइड की बात की, और तीसरा यहाँ पर है ये शेख अब्दुल्ला रूरल बन गए यहाँ पे, यानी इलेक्शन हुए थे 1951 में और शेख अब्दुल्ला वहां के
रूरल बन गए थे। ठीक है, तो ये 3 बातें इस कंटेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए 370, अब नेहरू ने अपनी एक गलती जो यूएन में वो इशू लेके गए थे, तो इस गलती को दूर करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने एक और भारी गलती करी यहाँ पे। क्या थी ये गलती? ये गलती ये थी कि उनको यूं लग रहा था कि यूएन का एक्शन होगा कुछ ना कुछ कश्मीर में, और कश्मीर हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो उन्होंने कश्मीर के लोगों को साथ देने के लिए, उनको लगा कि प्लेबिसाइट हो जाएगा तो हमारी दिक्कत हो जाएगी, तो उन्होंने कश्मीर की जनता को खुश करने के लिए आर्टिकल नंबर 370 डलवा दिया वहां पे। 370 आपको पता ही होगा क्या है, आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा। अलग से उनका थोड़ा संविधान है, उनका झंडा अलग से है, उनकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये सब लागू होते नहीं, हाई कोर्ट, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा। और देखिए अब वहां पर प्लेबिसाइट की जो बात थी, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था 1947 के बाद में, तब इंडिया ने कहा था कि ठीक है हम तैयार हैं। जैसे ही 1947 में महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, इंडिया ने कहा ठीक है हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कीजिए। हमारी शर्त यह है कि पाकिस्तान अपनी आर्मी वहां से हटाए। जब तक पाकिस्तान की आर्मी वहां से नहीं हटेगी, प्लेबिसाइट जिसे आप जनमत कह सकते हैं वहां नहीं होगा। पाकिस्तान ने अपनी आर्मी हटाई नहीं और वहां पे प्लेबिसाइट उस टाइम पर हुआ नहीं। और बाद में देखिए बाद में हालात कैसे चेंज हुए। बाद में तो बहुत ज्यादा माइग्रेशन होने लग गया। पाकिस्तान का जो पीओके एरिया था वहां के एरिया से, और यहाँ पे बहुत ज्यादा माइग्रेशन होने लग गया। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, पहले बतानी थी ये बात में। जब नेहरू यूएन में वो इशू लेके गए थे, तो उस टाइम पर सीज फायर हो गया था, यानी युद्ध विराम लग गया था। तो जो एरिया उस टाइम पे उन ट्राइबल्स ने कब्जा कर रखा था वो आज पीओके है, और जो एरिया उस टाइम पर इंडिया के पास में हुआ था वो जम्मू कश्मीर है। तो आप सोच के देखिए मैं क्यों कह रहा था उस टाइम पर, लक की बात क्यों कर रहा था कि वो बारामूला में उन्होंने किया। अगर वो वहां पे बारामूला में मस्कर नहीं करते तो कश्मीर आज उनके हाथ में होता और बाद में सीज फायर होता। यानी थोड़ा सा टाइम रह गया सीज फायर होने में, यानी थोड़ा टाइम बाद सीज फायर होता तो आज कश्मीर उनके हाथ में होता। इसलिए ये लक कह रहा था मैं। तो इसीलिए नेहरू की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वो अगर हम अपनी आर्मी वहां पे भेजते तो कश्मीर के जो ट्राइबल्स थे उनको आसानी से खदेड़ सकते थे उनको, तो पूरा कश्मीर आज हमारे हाथ में होता। नेहरू उस इश्यू को यूएन में लेके गए, हमने अपनी आर्मी का यूज नहीं किया, इसलिए कुछ एरिया आज भी पाकिस्तान में है और जिसे आज वो पीओके कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, अब दोबारा इश्यू पर आते हैं यहां पर। अब क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने आर्टिकल नंबर 370 दे दिया, और शेख अब्दुल्ला अब नए रूरल बन गए थे। यहां पे देखिए ये जो नीचे है, शेख अब्दुल्ला नए रूरल बन गए। इनकी आई 75 में से 75 सीट्स, एक अचंबा, बहुत पॉपुलर लीडर थे वो उस टाइम पर। तो हुआ क्या, इससे धीरे धीरे देखिए इस टाइम पे पहले मैंने आपको बताया प्रो इंडिया थे, लेकिन जैसे ही वो रूरल बने अब उनको थोड़ा यू कैन से दैट प्रो इंडिया से हटने लगे इमेज से। वो क्यों हटने लगे, देखिए इसलिए हटने लगे क्योंकि नेहरू ने 370 आर्टिकल दिया था। तो इसके खिलाफ में एसपी मुखर्जी, प्रजा मूवमेंट और जो जनसंघ आप कुछ भी कह सकते हैं, हिंदू मूवमेंट्स जो कह सकते हैं आप, हिंदू फोर्सेस, उन्होंने इसका विरोध किया। वो कहते हैं एक निशान, एक प्रधान और एक प्रधान, यानी एक प्राइम मिनिस्टर, एक झंडा और एक संविधान, तीनों चीज होनी चाहिए। उन्होंने विरोध करना स्टार्ट किया। तो शेख अब्दुल्ला को लगता था कि यार आज नहीं तो कल ये कुछ ना कुछ कम्युनलाइजेशन आएगा, यानी सांप्रदायिकता आएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये जो शेख अब्दुल्ला है वो प्रो इंडिया इमेज से हटने लगे। देखिए उस टाइम पर क्या हुआ, उस टाइम पर क्या हुआ था, जो यूएस था, यूएस ने इनको बहुत सारी यू कैन से लालच दिए थे शेख अब्दुल्ला को, यूएस और ब्रिटेन ने। ये चाहते थे कि यूएस ने इन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला को कहा कि हम जम्मू कश्मीर को ईस्टर्न स्विट्जरलैंड बना देंगे। स्विट्जरलैंड के बारे में आपको बताऊं मैं, बिल्कुल न्यूट्रल कंट्री है और आसपास देखिए आप हैवीवेट कंट्री से घिरा है स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और थोड़ा आगे जाके इंग्लैंड, यानी आसपास सारे बिल्कुल दाकड़ देश हैं और बीच में एक न्यूट्रल सा कंट्री और न्यूट्रल कंट्री है और टूरिज्म के लिए बहुत बढ़िया है। इसीलिए अमेरिका ने लालच दिया शेख अब्दुल्ला को, आप हिंदुस्तान से अलग होइए, आपके जो कश्मीर को हम यहाँ पर $15 मिलियन उन्होंने देने की बात की। उन्होंने कहा कि सारा कश्मीर हम इलेक्ट्रलाइजेशन कर देंगे और कश्मीर के लोगों की आर्ट एंड गैलरीज थे वो खरीदेंगे, 5000 फैमिलीज यूएस की हम कश्मीर में बसाएंगे, यानी एक बहुत ज्यादा लालच देने की कोशिश की। उनको वही बात सिंपली, वो एक अड्डा बनाना चाहते थे इसके अंदर अपना, यानी एक अपना गढ़ बनाना चाहते थे इस पूरे रीजन के अंदर, इसलिए उन्होंने देना स्टार्ट किया। उस टाइम पे दो बंदे हैं, नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, लोए हैंडरसन और दूसरा है एडले स्ट्रिंसन। इन दोनों बंदों ने विजिट भी की थी कश्मीर में यूएस की तरफ से।
और इन्होंने सारे लालच दिए, मैंने बताया अब शेख अब्दुल्ला धीरे धीरे अब देखिए यूएस की तरफ टिल्ट होना स्टार्ट हो गए। बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल होने की एक जैसे नहीं कहते न्यूज़पेपर से निकल के आते, एक सेंटीमेंट्स उभरने स्टार्ट हो जाते हैं। उस टाइम पर सेंटीमेंट्स उभरने स्टार्ट हो गए थे कि अब्दुल्ला कश्मीर से यानी इंडिया से अलग हो सकते हैं किसी भी टाइम पर। तो अब हुआ क्या देखिए, नेहरू ने क्या किया, अब और पहले उनको यूं लगता था, शेख अब्दुल्ला को यूं लगता था कि नेहरू ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कश्मीर और इंडिया के बीच में खड़े हैं, यानी नेहरू ही कम्युनलाइजेशन को रोक सकते हैं। लेकिन जो एसपी मुखर्जी थे उनके कारण देखिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इतिहास जो है हमेशा कंट्रोवर्शियल रहता है। हम तो ये छोटी मोटी बुक्स पढ़ लेते हैं, जो हमें जो कहता है हम वैसे ही मान लेते हैं, लेकिन हमें कभी पूरी बात नहीं पता होती। लेकिन खैर छोड़िए, हमें तो सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। यहां पे कहते हैं जो एसपी मुखर्जी थे वो जनसंघ के नेता थे। उन्होंने क्या किया, वो बिल्कुल यू कैन से दैट वही बात दोबारा आती है, एक प्रधान एक निशान एक संविधान की धारणा में अपना बिलीफ रखते थे। और उन्होंने एक मूवमेंट चलाई, कि वो पूरे इंडिया के मेन पार्ट से जाएंगे कश्मीर में और एक सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर ने उनको मना किया था, वहां की गवर्नमेंट ने, आप मत आइए यहाँ पर। वो फिर भी गए और हुआ क्या, उनकी जेल में मृत्यु हो गई और कहते हैं हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई थी। तो कम्युनल जो सांप्रदायिकता है वो और बढ़नी स्टार्ट हो गई, और जो अब्दुल्ला है शेख अब्दुल्ला और ज्यादा यूएस के खिलाफ उनका टिल्ट स्टार्ट हो गया, वहां उनका झुकाव ज्यादा स्टार्ट हो गया, यानी इंडिपेंडेंट कश्मीर की तरफ उनका रुझान ज्यादा हो गया। तो हुआ क्या, अब उनका यूं लगने लगा कि नेहरू भी नहीं रोक सकते, आज नहीं तो कल इंडिया हड़प लेगा। पहले तो वो सिर्फ ऑटोनॉमी की मांग करते थे इंडिया के अंदर ज्यादा, अब वो इंडिया से अलग होने की मांग करते थे। तो हुआ क्या देखिए, एक ऐसा लगने लगा कि कहीं भी एक उस टाइम पे ना ईद आने वाली थी, तो ऐसा लगने लगा कि ईद पे शेख अब्दुल्ला घोषणा कर सकते हैं अलग होने की हिंदुस्तान से, और अलग होते ही वो यूएस की फोर्सेस को यहां पे इनवाइट करेंगे और कहेंगे कि इंडिया से हमें बचाएं। तो नेहरू ने भी क्या किया, नेहरू ने वहां पे डिप्टीज थे, देखिए जब क्या थे, जब शेख अब्दुल्ला अलग होना चाहते थे तो वहां भी उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में भी डिवीजन स्टार्ट हो गया था। जो उनके डेप्टीज थे, मिनिस्ट्रीज थे, वो भी इंडिया की तरफ थे और शेख अब्दुल्ला अलग से बिल्कुल अलग होना चाहते थे। तो हुआ क्या, मिर्जा गुलाम अहमद, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ही कंटेक्स्ट की बता रहा हूं, अरेस्ट कर लिया गया 1953 में। जब जैसे ईद से पहले ही ऐसा लगने लगा था कि वो अलग हो जाएंगे, 1953 से पहले ही शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट कर लिया। तो बाद में मिर्जा गुलाम अहमद के रूप में ये गद्दी पर आए और इन्होंने राज किया। 1956 में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था 1956 में, जम्मू कश्मीर की असेंबली ने उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को रेटिफाई कर दिया, यानी उसके बाद से कश्मीर अब हमारा पार्ट है। 370 आर्टिकल है उसमें, और उसको बार बार ये बात हो रही है कि 370 आर्टिकल इंडिया में आ जाए, लेकिन काफी 370 आर्टिकल काफी डाइल्यूट हो गया उसके बाद से, और अभी भी मांग चल रही है उसी के पीछे। अभी कश्मीर की इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही है। देखिए बहुत कुछ चेंज हो चुका है अभी कश्मीर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर से आ चुके हैं, तो ये कुछ भी रहा नहीं है पहले जैसा। ठीक है, कश्मीर का ये इशू था, बिल्कुल बेसिक सा इशू था, बेसिक करने की जरूरत है हमें, ऐसा कुछ नहीं। डिटेल में देखिए अब बहुत आगे भी कर सकते हैं हम। आगे करने का मतलब मैं यूं कह रहा हूं कि अब शेख अब्दुल्ला का आगे क्या हुआ वो भी डिस्कस कर सकते हैं हम। शेख अब्दुल्ला को बाद में 1958 में फिर से एक बार रिलीज किया गया, लेकिन बाद में उन्होंने फिर से जो सेपरेटिज्म का राग अलापना स्टार्ट किया, तो फिर से उनको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन 1971 में जो वार हुआ बांग्लादेश के बाद, फिर उनको लगा कि नहीं अलग होने का फायदा नहीं है, इसलिए शेख अब्दुल्ला मेन स्ट्रीम में आ गए, इलेक्शन लड़ा, फिर फारूक अब्दुल्ला जीते। डिस्कस करने को बहुत ज्यादा है, कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं हम इसमें जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम पे, लेकिन ये एक बेसिक कंटेक्स्ट था। अब आपको पता है कैसे कैसे ये कहानी हुई। ठीक है, थैंक्स। अगर आपको कुछ भी लगता है, कुछ भी आपका व्यू है, तो कमेंट के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।